चल ओके बच्चों, पहले अपन स्टार्ट करते हैं। जब कोई बबल होता है, कोई भी बबल है, लाइक सोप बबल मान लो या नॉर्मल कोई बबल मान लो, तो उसके अंदर प्रेशर इकट्ठा होता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लो ये एक सोप बबल है, एक सोप बबल है। इस सोप बबल के अंदर अंदर जो प्रेशर होगा वो पी इनसाइड होगा, और बाहर जो प्रेशर होगा वो पी आउटसाइड होगा। क्या ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे? अगर ये बराबर नहीं है तो फिर तो अगर मान लो ये प्रेशर ज्यादा है तब तो इसको कंप्रेस कर देना चाहिए, और ये प्रेशर ज्यादा है तो इस बबल एक्सटेंड हो जाना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल स्टेबल है फिलहाल, तो दोनों प्रेशर बराबर है। बस मैं यही गलती करवाना चाहता था। P inside is not equal to P outside. रीजन, ये इक्विलिब्रियम में है फिर भी प्रेशर बराबर नहीं। समझो क्यों? प्रेशर की वजह से इसमें अंदर से एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा इनसाइड की वजह से, और बाहर वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन जरा सोचो, सरफेस टेंशन भी तो इसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, हाँ कि ना? सरफेस टेंशन क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या सरफेस टेंशन इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा? तो यानी यहाँ पर तीन तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो देखो कौन कौन से फोर्स हैं। एक तो पी इनसाइड की वजह से फोर्स, फोर्स ड्यू टू पी इनसाइड, जो इसको क्या कर रहा है? बाहर की तरफ धक्का मार रहा है। और बाहर से कितने फोर्स अंदर की तरफ लग रहे हैं? फोर्स ड्यू टू पी आउटसाइड प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। दो चीजें हैं, और ये दोनों बराबर होंगे टर्म्स, सॉरी उधर वाले दोनों, और ये इसके बराबर होगा तभी इक्विलिब्रियम हो सकती है। ये बबल इक्विलिब्रियम में था, इसका मतलब कुछ ऐसे सिनेरियो बन रहा होगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि प्रेशर अंदर कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर। तो टॉपिक का नाम लिखो एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, इनसाइड द बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। ठीक है, बच्चों ये एक बबल है, इस बबल के इनसाइड का प्रेशर मुझे देखना है। तो मैंने इसमें क्या किया बच्चों, एक रैंडम सेक्शन, अच्छा ये तो पता है बबल सर्कुलर शेप का है, स्फेरिकल शेप है। चलो धीरे धीरे समझदार हो रहे तुम लोग। इसको मैंने यहां से एक हाइपोथेटिकली कट किया है, प्रैक्टिकली कट नहीं किया, हाइपोथेटिकली कट किया। तो मुझे यहां पर इसकी शेप कैसी दिखाई देगी? क्या कुछ ऐसा दिखाई देगा? ठीक है, प्रैक्टिकली कट नहीं किया, इसका मतलब अंदर का प्रेशर पी इन साइड है, बाहर का प्रेशर पी आउट साइड है। देखो यहां पर ध्यान से, आज की क्लास ना उस क्लासरूम में होनी चाहिए थी। तो देखो पहले बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो इधर लग रहा होगा ऐसा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। एक्चुअली प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मैं फोर्स बना रहा हूँ, है ना। और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। अच्छा ये तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है पूरे एरिया पे लग रहा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, या फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन सरफेस टेंशन लेंथ क्या लॉन्ग लगता है, याद है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब सरफेस टेंशन तो कुछ इधर लग रहा होगा ऐसा, सिर्फ और सिर्फ कहां पर? इसके सरकमफेरेंस पे। ये बात समझ आ रही है?
और इनसाइड वाला जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा अंदर से, सेम इसके अपोजिट। तो बच्चों सबसे पहले तो देखो, आप लोगों ने एक बात तो मेरी समझ ली थी, ये क्या कर रहे हैं आज, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में। फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर force due to inside pressure is equal to force due to outside pressure plus force due to surface tension। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा, एक एक करके सब चीजें सॉल्व करते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा, दिख रहा है ना पूरा? 2 क्यों? सोप थोड़ी दिया है मैंने, सोप थोड़ी दिया हमने, बबल बोला है सिर्फ, ठीक है ना। तो S इंटू लेंथ, लेंथ इस बार देखो कौन से लेंथ का लॉन्ग लग रहा है, 2 पाई आर के, तो 2 पाई आर, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां पर एक बात समझते हैं। बेटा ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के देखो 2 कंपोनेंट हो जाएंगे एक्चुअली में, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ऐसे इस फोर्स के अलावा, मतलब इस एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जा रहा है उसके अलावा, मतलब एग्जैक्टली जो सीधा रहा है उसके अलावा बाकी सबके कंपोनेंट होंगे, और सब में ध्यान दो उसका जस्ट अपोजिट में यहां पर भी तो एक कंपोनेंट ऐसा ही टूटेगा, यानी ध्यान से देखो वर्टिकल कंपोनेंट सारे क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फोर्स टोटली किस एरिया पे लग रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा सर हेमिस्फेयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया यही होता है। लेकिन ध्यान से देखो सारे एरिया पे लगने वाला फोर्स कैंसिल आउट भी तो हो रहा है कुछ कुछ। तो एक्चुअली में यहां पर जो बचा हमारे पास वो कौन सा एरिया बचा है, सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर। देखो एक सर्कुलर एरिया पे ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसके अलावा जितने फोर्स लग रहे हैं वो क्या हो रहा है, कैंसिल्ड आउट हो रहा है। बोलो बात समझ आई हाँ कि ना? मानसिक नहीं आई? पक्का क्लियर है? तो यानी यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस एरिया पे लग रहा है। डन। तो यानी कि मैं यहां पर आउटसाइड की वजह से प्रेशर क्या, फोर्स क्या बोल सकता हूं, पी आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर नहीं है कैपिटल आर है, यस और नो। और यहां पर बोल सकते हैं पी इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मुझे निकालना था कि अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है बाहर के कंपैरिजन में, इसलिए तो बोला एक्सेस प्रेशर। तो बस इस टर्म को इधर चिपका देते हैं, इस वाले टर्म को। तो मेरे पास आया बच्चों P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एस आर। एक आर से एक आर गुजर गया, पाई से पाई गुजर गया, मेरे पास फाइनली बचा एक्सेस प्रेशर दैट इज P इनसाइड माइनस P आउटसाइड is equal to 2s by, this is a very important relation। ठीक है, नोट कर, समझ आया सबको इजीली? पक्का? यहाँ पर एक पाई आर स्क्वायर का रीजन लिखना, जो समझाया मैंने उसको थ्योरी में लिखना अपने आप। HC वर्मा सर की बुक में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे रखा है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, शायद कर दी थी। तुम भी चाहो तो पढ़ सकते हो, आज ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक है। दिन की एक ही फिजिक्स क्लास बहुत है। ये कहाँ खुल गया, क्या खुल गया?
कोई उभासी ले रहा था जिसमें हंसी आ रही है इसको। तो क्या तुम्हारे मित्र पे हंसी आ रही है तुम्हें? अच्छा, इस डेरिवेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है। पहले मुझे वही करवाना चाहिए था वैसे। ये शॉर्टकट मेथड बता दिया मैंने। अच्छा, फिजिक्स का पेपर तुम लोगों ने कैसा किया इस बार सबने? स्कूल में ना, यहाँ पर था ठीक पेपर इस बार? श्रेया ने नहीं दिया लग रहा है ऐसा। जवाब नहीं दिया आपने। चेक नहीं किया? अपरिचित ने दिया था। रीजन वही, टैटू। लेट अस सपोज ये केक है और इसको सीधे ले जाके दीवार पे थाप दिया, कितने एरिया पे आएगा निशान? सिंपल। फोर्स ऐसे ही तो लग रहा है जैसे केक दीवार पे थापा था, वैसे केक फोर्स भी लग रहा है इस पे। फोर्स भी कितने एरिया पे लग रहा है? पाई यार स्क्वायर, बात खत्म। ज्यादा इजीली समझ सकते हो तो। लिखना तो वो वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड आउट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन यूनिडायरेक्शनल। ड्रेस जैबरा जैसी पहनी है तो बैली। और पेन से उसके बाल पे लिखने की कोशिश कर रही, सोचो इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है। हाँ, भूल गए गजनी भी हो। मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे कौन लिख रहा था, खुद लिखकर मुझसे क्वेश्चन और पूछ रहे कौन लिख रहा था। कोलंबस वा कोलंबस वाज हियर लिखना बाल पे। ये नहीं पता कोलंबस?
कोलंबस की। कोलंबस के बारे में नहीं पता, इसने उपलों का आविष्कार किया था। उपले होते हैं ना, हाँ, उसका आविष्कार इसी ने किया था। मान भी लिया। तो कौन था कोलंबस कौन था? हाँ, बोल भी सकती है। उसका नाम वास्को डी मामा था, ये मान लिया। वो कौन से मामा थे? वास्को डी मामा। वो भी वास्को डी गामा ने किया था, मैं तो कोलंबस के लिए पूछ रहा हूँ। यूएसए को किसने ढूंढा था? वास्को डी गामा ने इंडिया ढूंढा, इंडिया का सी रूट ढूंढा था। और उसने यूके में जाके हल्ला उड़ा दिया कि मेरे को इंडिया मिल गया है। वो गलत ढूंढ गया था उसने। वो उस साइड निकल गया, उसको यूएसए मिला, तो उसने उसको समझ लिया इंडिया है। तो एंग्लो इंडियंस नहीं बेवकूफ, वहां पर वहां के इंडियंस को बाद में नाम दिया गया रेड इंडियंस। रेड इंडियंस। और एक्चुअली वो इंडिया था नहीं, तो इस वजह से उसको नाम दे दिया गया था। पहले इन लोगों ने वेस्ट इंडिया, तो इस तरफ इंडिया जो मिला इनको दोबारा, मतलब वास्को डी गामा को, तो इसको नाम दिया था ईस्ट इंडिया, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी यहाँ पर। तो इसका रीजन ये है ईस्ट इंडिया, वरना ईस्ट इंडिया ईस्ट लगाने क्या जरूरत है, इंडिया कंपनी बोल देते। ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोला था क्योंकि वेस्ट इंडिया वहां पर इन्होंने नाम रख दिया था। हाँ, तो अब कहानियां सुनाओ, पढ़ाऊं? हाँ, हिस्ट्री की कहानियां होती अच्छी है। पढ़ने में मौत नहीं आती क्योंकि सही तरीके से नहीं पढ़ते, और ना लिखने वालों ने सही तरीके से लिखा है। वास्को डी गामा ने इंडिया का सी रूट ढूंढा क्यों? हाँ, क्यों ढूंढा? ऐसे नहीं, इसका इसका एक रीजन था। हम लोगों को क्या अच्छी चीजें बताई जाती है कि अरे इसने ऐसा किया था, ऐसा किया था, रियलिटी कुछ और थी। यहाँ पर टर्की जो कंट्री है ना, तो ये टर्की कंट्री में उस टाइम ऑटोमन वो था साम्राज्य। ये इधर यूरोप को बहुत बुरा पीट रहे थे, ये लोग भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तो लास्ट में यहाँ पर ये लोग ये थे कि अब हम लोग भागेंगे तो कहाँ भागेंगे भागेंगे, तो इस चक्कर में ये गया यहाँ पर, कोलंबस ने यूएसए ढूंढ लिया, इसने यहाँ से आके ढूंढ लिया इंडिया को, इसलिए ढूंढा था कि हम भागेंगे तो कहाँ भागेंगे। कोई ऐसा ये रीजन नहीं था, ये पिट के भाग रहे थे ये लोग, तो इस वजह से यहाँ पर आए थे। थे क्या होता है? थे क्या होता है? थे क्या होता है? तो फिर मैं ये चीजें क्यों बताता हूँ? क्यों? फिजिक्स पढ़ाना सेटल होना नहीं होता बेटा, मैं जॉब करने के बाद ही फिजिक्स पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा कभी, अगर मैं इन केस करता हूँ तो। टीचिंग एक्चुअली मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है टीचिंग करना, इसलिए नहीं कि मुझे सिर्फ अर्निंग करनी है टीचिंग से। अगर मुझे अर्निंग करनी होती तो मैं यहाँ नहीं कहीं और पढ़ा रहा होता इसमें, और शायद आप लोगों को इतना लगता भी होगा कि शायद मैं पढ़ा भी सकता हूँ, शायद। हाँ, हाँ, तो शायद हो सकता है लगता हो, तो हाँ मैं पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं है कहीं और, मैं यहीं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी मिलता है, मेरी अर्निंग भी हो रही है, और मुझे मज़ा भी आता है। मैं किसी और के रूल्स के अंडर नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर सर ने मुझे बिल्कुल फ्री छोड़ रहा है, आपको जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाओ। वहाँ पर मुझे फिक्स होता कि 8 दिन में ये खत्म करना है, मतलब खत्म करना है, ठीक है, वहाँ पर लेक्चर्स अलॉटेड होते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि आज तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं वहीं पर स्टॉप हो जाता हूँ कि चलो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो बस रुक जाता हूँ। तो यहाँ पर फ्री है, फ्री हूँ मैं, फ्री हैंड हूँ कि मेरे को जब मन करेगा तब पढ़ाऊंगा, जैसे मन करेगा वैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्यों क्यों? क्या?
जबरा चल, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, इसको जरा ध्यान से समझना। थोड़ा सा फ्लूइड की एक लास्ट प्रॉपर्टी और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, मिनिस्कस। मिनिस्कस के बारे में मैंने कहा था ना, फ्लूइड में नाम कैपिलरिटी आगे आएगा, पहले मिनिस्कस तो समझे क्या होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। मेरे पास एक पानी का बड़ा सा बकेट है, इसमें मैंने एक स्टील का गिलास डुबाया और निकाला, पानी फेंक दिया, निकाला, क्या होगा? मतलब ऐसे स्टील का गिलास डुबाया और बाहर रख दिया, हाँ, ग्लास वेट होगा, गीला हो जाएगा। अच्छा, यही चीज अगर आपने कई बार ऐसे नोटिस किया कि अगर बनाना ट्री पे, या फिर एक ट्री होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, पानी के बगल में होता है शायद, पानी वगैरह के बगल में उग जाता है जनरली, उसके लीव्स पे अगर पानी गिरता है तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है, पानी रुकता नहीं है। लोटस पे भी मान सकते हो, और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका बड़ा सा लीव होता है ऐसा, मैं नाम भूल रहा हूँ एक्चुअली में क्या कहते हैं उसे। नहीं, बनाना का तो ऐसे लेंथ में बड़ा होता है ना, वो ऐसा ट्री होता है, ऐसी लीव होती है उसकी, ऐसी लीव होती है इस टाइप की, और इसी साइज में होती है मान के चलो। अरे इस साइज में, इस साइज में, साइज बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्टली यही होती है। हाँ, लोटस का तो ऐसा लीव होता है, ऐसा ऐसा करके लीव होता है उसका तो, उसका तो ऐसा लीव होता है लोटस का। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होता है। चलो खैर इसको छोड़ो, तो उस पर वाटर रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब वाटर उसे वेट नहीं कर पाता है, उस पेड़ को, उस लीव को, ठीक है। क्या? नहीं, कहाँ गीला होता है वो, उसमें अगर आप पानी ड्रॉप करोगे तो वाटर को रिफ्लेक्ट कर देता है, हटा देता है। हाँ, और इनफैक्ट अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाऊं, मर्क्यूरी में अगर मैं ग्लास को डुबा के निकालूं तो मेरा ग्लास बिल्कुल भी वेट नहीं होगा, उस पर 1% मर्क्यूरी नहीं टिकेगी। हाँ, मर्क्यूरी एक कंटेनर में, जैसे मैंने वाटर भर रखा था वैसे कंटेनर में मर्क्यूरी भरता हूँ, ग्लास डुबाया, निकाला, और ग्लास को एज इट इज ड्राई का ड्राई ग्लास बाहर आ जाए। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ये था ज्यादा पढ़ना आगे से, लेकिन कम कम पढ़ा होता है फिर भी, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा। अच्छा चल, कभी भी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, मतलब अगर एलिमेंट, दो एलिमेंट को छोड़ो, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हमेशा दो फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? एडहेसिव एंड कोहेसिव। एडहेसिव क्या होता है और कोहेसिव क्या होता है? नहीं नहीं, एडहेसिव फोर्स हमेशा सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन लगता है, जैसे वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होगा? एडहेसिव फोर्स। क्या उल्टा बोल रहा हूँ? यू आर राइट। ठीक है, इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभी। तो कोहेसिव, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव हो गया, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल में, वो क्या हो गया? एडहेसिव फोर्स हो गया। अब ये दोनों फोर्स का क्या लेना देना है लिक्विड सरफेस से? तो चलो अब पहले थोड़ा सा लिक्विड सरफेस आपको दिखाता हूँ, फिर इस टॉपिक पर थोड़ा सा आगे चल के आऊंगा, फिर इसको खत्म ही करेंगे। कभी ग्लास में पानी भर के अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, आपके कांच का ग्लास है, उसमें आपने पानी भर के ऑब्जर्व किया हो, तो क्या वाटर आपको एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देता है क्या? क्या वाटर एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देता है? क्यों? शांत पानी रखा हुआ ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। कभी देखा है ग्लास में भर के पानी शांति से उसके लेयर को सिर्फ आराम से देखने की कोशिश की है कभी? तो क्या लगता है, क्या दिखता है? ऐसा ही दिखता होगा ना, शांत।
हाँ तो सर्कुलर शेप में ही, लेकिन बिल्कुल शांत ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा, तो आप लोगों ने फिर ढंग से नहीं देखा है। एक्चुअली में लास्ट में वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत कम होता है ये हाइट रेज, लेकिन होता है। देखा है कभी ध्यान से? नहीं देखा? अभी पानी की बोतल रखी है, जरा अब उसको हिला दिया तो फिर थोड़ी दिखेगा। अब इंतजार करें 5 मिनट और उसको हाथ लगा शांत कर। हाई IQ। तो आप किसी को भी लिक्विड सरफेस अगर रखा है, शांति से उसको जाके पास में देखो, मूव मत करो, उसके पास जाके देखो, आपको लास्ट में एक छोटा सा लेयर दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट सरफेस पे। लेकिन उसको मूव मत करना, टच मत करो, मैं मना कर रहा हूँ। जिसको देखना वहीं जाके देखो। हाँ तो फिर इसका इंतजार करो, अगर इसमें दिख जाए तो। इसमें एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट नहीं है ना बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल में अच्छे से दिखता है। मैंने उसको दूर रखा क्योंकि टेबल पे वैसे बार बार हाथ रख लो तो गिर जाएगा। ठीक है, खैर चलो, इसमें समझ में भी नहीं आएगा बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट हाँ कोई बात नहीं। अब मान लो, क्या कह सकता हूँ, मान लो मेरी बात। तो बेटा ये एक सरफेस, अच्छा, और कई बार ये सरफेस कुछ ऐसा भी दिखता है। ऐसा तो देखा है, अरे वो जब वहां तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, बट ग्लास के साथ जनरली ऐसा प्रोफाइल नहीं बनाता है। ठीक है, कांच के साथ। तो ये कहानी है क्या, कहाँ से आई, क्या चीज है ये? तो देखो, सिंपल सी बात, अब नॉर्मली एक भाषा समझो, अगर मुझे चलो पहले टॉपिक लिखवाते हैं, इसमें ऐसे बताने का मतलब नहीं है। लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर इसको करते हैं कंप्लीट। टॉपिक का नाम है, मर गया, मेनिस्कस, शेप ऑफ अ लिक्विड मेनिस्कस, लिक्विड मेनिस्कस, शेप ऑफ अ लिक्विड मेनिस्कस। MENISCUS, मैंने बता तो दिया, MENISCUS, मेनिस्कस। अब सिंपल भाषा में अगर समझो, बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं, ये वाला सरफेस तब बनेगा जब लिक्विड सरफेस इसको वेट कर सकता हो। हाँ, हमारे इस कंटेनर को अगर वो इसको गीला कर सकता है तो बिल्कुल वो कैसा होगा, इस टाइप की शेप दिखाएगा। लेकिन अगर वो वेट नहीं कर सकता तो ऐसी शेप बनाएगा। अब देखो, ये वेट होना एक्चुअली में सरफेस का ये क्या चीज़ है, क्या फिनोमिना है? आप इसको समझो कि आपने जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को आपने बाहर निकाल दिया, ग्लास उल्टा कर दिया था, तो भी वाटर मॉलिक्यूल उस पर कुछ चिपके रह गए। वाटर मॉलिक्यूल क्यों चिपके रह गए? सोचो, अगर मान लो ये एक मॉलिक्यूल था, इसके इधर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल था, दूसरा इधर की तरफ ग्लास सरफेस था। जैसे आपने इसको उल्टा किया, ये वाला मॉलिक्यूल इससे निकल के डिटैच हो गया, लेकिन ये ग्लास सरफेस से चिपका रह गया। मतलब डेफिनेटली ग्लास सरफेस इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। ग्लास सरफेस कौन सा फोर्स लगा रहा था? एडहेसिव। यानी एडहेसिव फोर्स की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो ऐसा सरफेस दिखाएगा। किसके कंपैरिजन में? कोहेसिव फोर्स से। तो अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव फोर्स से तो वो ऐसा सरफेस बनाएगा। अगर एडहेसिव फोर्स कम है कोहेसिव फोर्स से तो वो ऐसा सरफेस बनाएगा। बोलो, बात क्लियर हुई नहीं हुई? नहीं, ये मर्क्यूरी है एक्चुअली मान लो, और वो पानी है ग्लास में, कांच में। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? तो आप लोग पहले ये दोनों डायग्राम बनाओ और फिर मैं इसमें क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, फोर्स एडहेसिव ज्यादा था किसके कंपैरिजन में? फोर्स कोहेसिव के। और यहाँ पर एडहेसिव फोर्स कम था किससे? कोहेसिव फोर्स से।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर? कितने में से आए? 9 नंबर। 25 में से 9। क्या क्या चैप्टर थे? ओनली? तो क्या क्वेश्चंस आ गए ऐसे? तो क्या पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था, क्या था? बाकी अब पढ़ने के बाद अगर उस पेपर को कर रहे होते तो ठीक है, मतलब चल रहा है बढ़िया काम। बेटा वो वन शॉट एक्चुअली में जो आप पढ़ते हो ना, मैं सच बताऊं, वन शॉट मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें कुछ भी आप सीख नहीं सकते, बस बकवास है, टाइम वेस्ट है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा सरफेस है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स इस पे अटैच रह जाएंगे, जैसे मैं लिक्विड को निकालूंगा, तो मतलब ये सरफेस को कैसा बनाएगा? वेट। और ये क्या करेगा? नॉट वेट। बात खत्म। ठीक है। अगेन हम किताब विताब लाएं कोई? लाए, चलो वेरी गुड। अरे भूकंप नहीं आ रहा, बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा, इसको मतलब नहीं, इसको, इसके एक्सेस प्रेशर वाले को, और थोड़ा सा इस मेनिस्कस वाले प्रोफाइल को एक बार पढ़ना है आपको, बुक से रीड करना है। बाहर से उठा लो अच्छी वर्मा। और 2-3 रखी थी ना अच्छी वर्मा, कल ही तो रखी थी, मैंने देखा था। ले आओ, यहाँ पर देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि बाकी बच्चों को तो भारी लगता है उठा के लाना। अरे वाह, वेरी गुड बेटा। एक आध अच्छी वर्मा शायद किसी के पास थे नहीं। ये बुक है ही गजब की। ये बुक बेटा अगर कोई ढंग से पढ़ता है तो जरूर पढ़ता है। जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे टीचर कहते थे कि अगर आपने एच सी वर्मा नहीं पढ़ी तो आपको इंजीनियरिंग करनी नहीं चाहिए। एच सी वर्मा पढ़े बिना इंजीनियरिंग कभी नहीं करनी चाहिए। आपने सीखा ही नहीं फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, फिर क्या कर रहे हो आप? और ये आपको एक और बात बताऊं कि इंडिया के इकलौते ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने खुद की किताब लिखी है, बाकी सब ने छापी है बाहर के ऑथरों की, और ये फिर भी सबसे ज़्यादा चलने वाली बुक है, ये फॉरेन में पढ़ी जाती है, तो बड़ी अच्छी बुक है, गजब की बुक है। क्या हो गया, क्या क्या समस्या हो गई? बी एम शर्मा। मैंने कहा ना, सबने यहाँ वहां से कुछ ना कुछ छापा हुआ है। इंडियन बुक लिखने का मेथड बड़ा अच्छा है। 10 फॉरेन की बुक उठाओ, जो जो अच्छा लग रहा है वो लिख दो, बन गई बुक। सिंगेज, बी एम शर्मा। क्योंकि अब अपन सीधा लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, कैपिलरिटी और एंगल ऑफ कांटेक्ट, बात खत्म हो जाएगी, फिर चैप्टर खत्म। मेरे पास टाइम है, रीड आउट कर सकते हो, फिर आगे डिसाइड करते हैं या तो केटीजी या ग्रेविटेशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, यहाँ कहाँ से इक्विलिब्रियम आ गया? थर्मोडायनेमिक्स केटीजी, यहीं से थर्मोडायनेमिक्स यूनिट स्टार्ट होती है, केटीजी से। गैसेस, तीन बुक्स में हो जाएगा सबका। हाँ, एक तो वो अलग भी लेके आइए, लास्ट वाले बच्चे। एक काम करो,
दो में से एक इधर आ जाओ, एक अगले बेंच पे आ जाओ। अरिचित अपने पास है बुक घर पे? एक बार ये एक्सेस प्रेशर वाला टॉपिक और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट वाला पढ़ो। एक्सेस प्रेशर उसमें बहुत डिटेल में दे रखा है इन्होंने एचसी वर्मा में। सरफेस टेंशन वाले में दे रखा होगा। हाँ तो उसमें दे रखा होगा सरफेस टेंशन वाले सेक्शन। सर क्या क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेस प्रेशर और सरफेस ये मेनिस्कस। तल मेला लब्बद नहीं देली, मेला लब्बल नहीं देली, मेरी पेंटिल दादा थील दी। कल मेरी कॉपी पे पेन तला दिया। खुद को कभी फील नहीं आता कि हम बड़े हो गए? नहीं एचसी वर्मा ही है ना, पेज नंबर सेम होगा, बता दो पेज नंबर। टॉपिक नंबर भी बता दो क्या है। अच्छा इन लोगों को चैप्टर ही नहीं मिला। सिंगेज में टॉपिक ढूंढ रहे हो? सिंगेज में तो पेज नंबर बता देता हूँ मैं। सिंगेज में पेज नंबर 8.8। अरे बेवकूफ, 6 में तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, सरफेस टेंशन अलग से दे रखा है देखो। पता था ढूंढ लेते। जल्दी रीड आउट करो बच्चों, लास्ट टॉपिक भी पढ़ना है फिर इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे।
मैंने गलती की क्या टाइम देकर? आप रीड नहीं कर रहे? मेडिकल की तैयारी कर रहे हो? डेंटिस्ट बन गए तो पेशेंट का मुंह खुलवा के बोला सांस मत ली, फिर कौन सी आती है? एक काम करना, पहले पेशेंट को निपटा देना, बोला अब ये सांस नहीं लेगा, अब इसके दांत का हो जाएगा, जो भी करना है। गलती सर्जरी करने बैठ गई, हाथ पैर का, अरे सांस ले रहा है ये, बंद करो इसके पास। पढ़ लिया? क्लियर हुआ कुछ एक्सेस प्रेशर? पाई आर स्क्वायर नहीं हुआ? इससे अच्छा एग्जांपल तो मैं नहीं बता सकता, केक वाला जो दिया था। क्या क्लियर है? मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग को ऐसे करके मुझे पढ़वाना पड़ रहा है, जबकि सोचो मैंने डे 1 में बोला था एचसी वर्मा जरूर रीड करना, तब मुझे अब करवाना पड़ रहा है तुम लोगों से कैसे रीड, और अब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लग रहा है कुछ है काम की चीज। तो मैंने कब कहा कि पहले पढ़ लो, बट मैंने हमेशा ये कहा था ना बाद में तो रीड करना एक बार। और आप नीट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एचसी वर्मा। जनरली लोग मना करते हैं क्वेश्चंस मत करने बैठ जाना, न्यूमेरिकल मत करना इसमें से।
बट थ्योरी रीड आउट। अरे बकवास है। इसके कंपैरिजन इसके कंपैरिजन में उसमें कुछ भी नहीं है। पढ़ के तो देखना, एक बार पढ़ के देखो। अरे बाहर रखी रहती है, आ जाओ किसी भी दिन उठा के एक दिन एक चैप्टर पढ़ जाओ। मेरी वाली बुक ही है, वो रखी रहती है हमेशा बाहर। एक तो सेकंड वॉल्यूम तो कोई चुरा के लेगा, फर्स्ट वॉल्यूम है पता नहीं बहादुर के होते हुए कौन चुरा के ले गया। और काम से निकालना पड़ेगा। नहीं, चौकीदार होते हुए चोरी हो जाना कितनी बड़ी चीज है। अच्छा चलो, अब इधर ध्यान दो थोड़ा सा। एक चीज और समझते हैं इसमें, लास्ट टॉपिक। अरे इधर ध्यान से सुनो, लास्ट टॉपिक और समझते हैं हम लोग। एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो बच्चों इसमें मैंने एक ट्यूब लगाई, ठीक है, एक ट्यूब अटैच की। तो फिर से मैंने इसमें लिक्विड के प्रोफाइल को देखा, तो लिक्विड कुछ ऐसी सरफेस ही बना रहा होगा, क्योंकि वापस से ग्लास से तो कांटेक्ट कर रहा है। अभी इसके अंदर की मैंने कोई बात नहीं करी है, ठीक है, इसके अंदर की बात अगले टॉपिक में करेंगे। तो एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है इसका, अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट देखना चाहें, तो देखो ये लिक्विड सरफेस कुछ इस तरफ एंगल दिखा रहा है। लिक्विड सरफेस का मैंने एक बॉटम पार्ट लिया, और दूसरा, हमेशा आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये वाला एंगल हमेशा और हमेशा जो हमारे ग्लास है ना, ट्यूब, इस डायरेक्शन में लेना, बॉटम की तरफ हमेशा। कुछ सोचना नहीं, दूसरी बात, ठीक है। इनके बीच का एंगल जो भी है, इसको मैंने थीटा नोट कर लिया। तो देखो ये थीटा कुछ भी हो जाए, हमेशा 90 डिग्री से कम आएगा। तो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये दोनों चीज है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव से, सरफेस को वेट करेगा, ठीक है, और थीटा कितना रहेगा, हमेशा 90 से ज्यादा कम। सेम इसमें देखा जाए तो ठीक है। तो देखो एक एंगल जो मैंने बोला किधर लेना है हमेशा, ये वाला तो फिक्स है, हमेशा स्टैंडर्ड है, नीचे की तरफ ही रहेगा ऐसा। दूसरा, हमेशा लिक्विड सरफेस से निकालना आप एंगल, मतलब इस बार ये एंगल किधर जाएगा, इस तरफ। एंगल हमेशा क्या आपको थीटा 90 से ज्यादा मिलेगा, तो थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इक्वल आ गया 90 डिग्री के, तो अगर इक्वल 90 डिग्री के हुआ थीटा, तो ठीक है, ये रहा थीटा इक्वल टू 90, ये रहा ना, ये रहा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बीच में सेम सरफेसेस के बीच में, क्योंकि एडहेसिव कोहेसिव बराबर हो जाए, क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में एडहेसिव कोहेसिव बराबर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सेम सर, दो अलग अलग मटेरियल होगा ना, एक ग्लास है, वाटर है, लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ वाटर वाटर था, तो उनके बीच में हमेशा एडहेसिव कोहेसिव बराबर होगा। तो ये देखो पूरा 90 डिग्री है, तभी तो वाटर सरफेस एक फ्लैट सरफेस बनाता है। सरफेस पूरा वाटर फ्लैट होता है ना, इस रीजन की वजह से होता है, क्योंकि एडहेसिव कोहेसिव दोनों बराबर होगा। एक्चुअली में यहाँ पर एडहेसिव है ही नहीं, कोहेसिव कोहेसिव है। अलग मटेरियल रखो तो, कि अब जैसे मान लो फिलहाल मैं एक स्टैंडर्ड को ऐसा मटेरियल बता नहीं पाऊंगा, बट ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। मान लो ऑयल ले लेता हूँ मैं, और ये ग्लास कोई अलग चीज़ से, ग्लास की जगह कोई अलग मटेरियल लिया, तो हो सकता है वो इसके साथ कुछ और बना रहा हो, कांच के साथ कुछ और बना रहा हो, मान लो स्टील है, कांच है, तो ऐसा प्रोफाइल पॉसिबल है, लेकिन वो अलग मटेरियल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं इसमें एक्चुअली मैं आपको कोई एक अच्छा एग्जाम्पल दे नहीं पाऊंगा, बट हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब ये मटेरियल ट्यूब का और कंटेनर का मटेरियल अलग अलग हो।
सेम मटेरियल तो सेम प्रोफाइल बनाएगा। चलो क्लियर हुआ। अच्छा एक और खास बात बताऊं, इसमें एक गजब की चीज होती है, जो मेरा ये कैसा सरफेस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ध्यान से देखो कॉनकेव सरफेस है, इस सरफेस में ऑटोमेटिकली ये वाटर लेवल रेज हो जाता है। कैसे ज्यादा हुआ प्रेशर? अच्छा पढ़ लिया ये अभी, ठीक है। इस वाले में वाटर लेवल रिड्यूस हो जाता है। अब ये तो समझ गए प्रेशर ज्यादा या कम, आप लोगों ने पढ़ लिया अभी थ्योरी में, थोड़ा सा आगे का। लेकिन प्रेशर ज्यादा या कम हुआ क्या? अच्छा ये ध्यान रखना, ये ट्यूब एक्चुअली में बहुत पतली है, इसलिए देखो मैंने प्रॉपर कॉनकेव सरफेस बनाया, बीच में कहीं 90 डिग्री वाला सीन नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी है ना, अगर बायो वाले बच्चे हो तो ब्लड वेसल्स में होता है, बाकी इसको इंग्लिश से ज्यादा अच्छा हिंदी का नाम समझ में आता है, इसको केश नलिका कहते हैं। केश नलिका, केश मतलब बाल, तो ये लगभग बाल के थिकनेस के बराबर होता है, ठीक है। ट्यूब बाल के थिकनेस के बराबर, मतलब एक्चुअली में इतना कम भी नहीं है, लेकिन हाँ लगभग बाल के थिकनेस के आसपास है, इसलिए इसको कैपिलरी बोलते हैं अपन, ठीक है। बहुत पतला होता है ये, और इसमें ब्लड में होता है ना, ये नहीं जानते कैपिलरीज, तो वो कैपिलरीज यही होता है। इंजेक्शन नहीं होता क्या? सिरिंज? अरे बेवकूफ, वो निडल के अंदर जो होल है वो बाल की थिकनेस से थोड़ा सा तो ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल होता है। हमारे जो ब्लड में ये कैपिलरीज ही तो होती है जो बिल्कुल स्किन तक ब्लड लेकर आती है, सोचो कितनी पतली होती होंगी वो, जो स्किन तक ब्लड लेकर आ जाती हैं, बहुत पतली होती हैं कैपिलरीज, स्किन तक जो ब्लड आता है। क्योंकि आपने कभी हल्का सा भी कट लगाओगे तो स्किन में ब्लड आया, क्या वेन्स थे स्किन में? फिर कैपिलरीज ने वहां तक ब्लड पहुंचाया था, तो बहुत पतले होते हैं वो, इसलिए उनसे ब्लड फ्लो भी तेज नहीं होता। ऐसे थोड़ी हल्का सा कट लग गया और ऐसे 1 लीटर खून निकल गया, ब्लड फ्लो बहुत स्लो होता है, क्योंकि बहुत थिक है, बहुत पतली है, थिक तो क्या, पतली, पतली है बहुत ज्यादा, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब्स। अब चले नेक्स्ट, इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेशर ज्यादा कहाँ से आया, कम कहाँ से हुआ, पढ़े इसको। चलो तो टॉपिक डालो कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब। हाँ तो बालक, कैसे किया था कैपिलरी ट्यूब का डेरिवेशन, क्यों था ये प्रेशर डिफरेंस? बालक क्यों था ये प्रेशर डिफरेंस? भूल गए? अरे मैं बहुत बुरा मारूंगा दोनों को। हाँ दूसरे तुम हो, किसने किया कुछ? हाँ तो बाकी किसने कुछ किया? नहीं किया ना, मतलब तुम ही हो कल्पिट। स्नेक, स्नैक, स्नेक बोलते हैं ना, स्नेक सांप। अरे रहने दो, मैं गलत जगह बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है। दीवा चुप। अच्छा इसने सांप बनाया, मुझे लगा नेचर ने बनाया। अरिंजय, क्लास से बाहर निकालूं?
नहीं मानोगे? फिर बहादुर नाम रखता हूँ तो बुरा लगता है। सर ने क्यों बोला बहादुर? अच्छा, ये सबको दिख रहा है डायग्राम इजीली? सिंपल है डायग्राम। अच्छा, आप ये लग रहा होगा सर ये गोला क्यों बना दिया आपने, है ना? देखो मैंने क्यों बनाया, एक्चुअली में आप सोचो, नीचे वाली सरफेस क्योंकि कैपिलरी ट्यूब है तो इसमें ये वाली सरफेस तो बननी नहीं है, जो बीच में आपको 90 डिग्री वाला दिखता है प्लेन लाइन, वो तो नहीं बनेगी, सिर्फ इकलौता कॉनकेव सरफेस बनेगा। बोले ये बात क्लियर है? दूसरा, ये ऊपर मैंने एक्चुअली में जानबूझ के बनाया, ये 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों किया। ठीक है, ऊपर रियल में कुछ नहीं है, बट नीचे तो लिक्विड का आपको ऐसा ही सरफेस दिखेगा, हाँ कि ना? एग्री करते हो? ठीक है, अब इस लिक्विड कॉलम को मैं ऊपर वाले कॉलम को बाहर निकाल के रख लूं 1 मिनट के लिए, बस कुछ नाम दे देता हूं यहाँ पर मैं, वो नाम लिख लेते हैं अपन। लेट दिस नेम इज ए, ये अंदर एक पॉइंट लिया है, एक पॉइंट जस्ट इस कॉनकेव सरफेस के नीचे लिया है बी, यहां पर लिया पॉइंट सी, यहां पर लिया पॉइंट डी, कोई दिक्कत? एक बात बताओ, मैं फिलहाल अगर आप लोगों से बोलूं कि बालकों जरा सोच समझ के मुझे एक बात बताओ, ये ले लो, क्या पी डी प्रेशर एट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी होगा? प्रेशर एट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी होगा, हाँ कि ना? सेम हाइट पे है, लिक्विड कॉलम में सेम हाइट में, तो दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, दोनों लिक्विड थे, हाइड्रोस्टैटिक्स में ही तो पढ़ा था, सेम हाइट पे। अच्छा, प्रेशर एट सी प्लस अगर मैं बी और सी के बीच का हाइट डिफरेंस एच मान लूं, तो क्या प्रेशर एट सी प्लस रॉ जी एच बराबर क्या प्रेशर एट बी नहीं होगा, हाँ कि ना? सही लिखा है मैंने? तो क्या आएगा? उल्टा लिख दिया मैंने नालायकों, सी का प्रेशर कम होगा ना, बी का ज्यादा होगा। फिर से बोल रहा हूं, उल्टा फिर मान लिया, हाँ। अरे हाइट की वजह से बेटा इसका प्रेशर ज्यादा होगा ना बी की बजाय, हाँ कि ना? देखो इस ये सी पॉइंट पर इस हाइट का भी प्रेशर लग रहा है प्लस बी का भी लग रहा है, मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों। हाँ तो सी का ज्यादा होगा ये तो कह रहा हूं, तो यहाँ पर तो मैंने कम लिखा है, किसी ने टोका ही नहीं मुझे। तो यहां पर आ जाएगा प्रेशर एट बी प्लस रॉ जी एच इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? एक तीसरा पॉइंट और समझते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ बबल, एक बबल मान लिया मैंने, ठीक है? तो बबल के इनसाइड
नीचे से ज्यादा प्रेशर होगा, आउटसाइड से ज्यादा प्रेशर बबल के इनसाइड होगा, यस और नो? बबल में आउटसाइड इनसाइड से ज्यादा प्रेशर होता है, तो फिर क्या होता है? इनसाइड में एक्सेस प्रेशर होता है, पिछला टॉपिक पढ़ा था। यानी प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी होगा। और कितना ज्यादा होगा? अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या? पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 2s बाय आर। एक्चुअल में टी इसलिए लिखा था क्योंकि कई बुक इसको टी से डिनोट करते हैं। 2s बाय आर, आर क्या है? इस स्फीयर का रेडियस। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इतनी बातें क्लियर है? अब जरा इस स्फीयर को जूम करके इसका डायग्राम बनाए अलग से, फिर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। आराम से बनाते हैं। कि मेरा वो ट्यूब है, ठीक है, और बीच में मैं एक सेंटर लाइन बना रहा हूं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो कि अपन कर क्या रहे हैं। सेंटर लाइन के लिए कौन सा कलर? मैं ये ले लेता हूँ। चलो, ये सेंटर लाइन बनाए, रियल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, सेंटर लाइन, ठीक। अच्छा, रेडियस आर जो था वो इस स्फीयर का इस स्फीयर का था, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ के पॉइंट को मैंने नाम दिया था बी, और इसके ऊपर के पॉइंट का नाम दिया था ए, ठीक है। रेडियस था कौन सा मेरा? ये वाला, कैपिटल आर। तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, रुक जाओ, थोड़ा और अच्छे से बताना पड़ेगा मुझे। जरूरी तो नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली हेमिस्फेरिकल शेप बन रही हो सकता है उसका पार्शियली शेप भी बन रहा हो, पॉसिबल है। पूरा हेमिस्फेयर बनना तो पॉसिबल नहीं है ना, हो सकता है पार्शियली बन रहा हो। तो मान लेते हैं कैपिलरी ट्यूब एक्चुअली में कुछ यहां से क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, और इसकी सेंटर लाइन बना दी मैंने ये इसकी सेंटर लाइन। और अब ध्यान से देखो आप लोग, ये वाली मेरी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस हो गई येलो, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस यही है। और क्या ये वाली मेरे स्फीयर की रेडियस हो गई? बोलो इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये वाली कैपिटल आर जो मैंने उसमें लिखा था, और ये वाली स्मॉल आर, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली ये पता होगा, ये नहीं पता होगा, ठीक है ना। लेट अस सपोज इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, ठीक है, वो थीटा है। तो ध्यान से देखो, क्या ये एंगल भी थीटा नहीं होगा? ये वाला एंगल लिक्विड कॉलम के, लिक्विड कॉलम और सॉरी कैपिलरी ट्यूब की डायरेक्शन और लिक्विड कॉलम, इन दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। और बच्चों ये वाली ब्लू लाइन और ये वाली येलो लाइन, क्या ये दोनों भी 90 डिग्री है? तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली थीटा, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ज्योमेट्री है जनरल सी, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो याद रखिएगा, ठीक है, जनरल ज्योमेट्री है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो रिलेशन निकल के आया था, वो रिलेशन ये निकल के आया था, हाँ, जो रिलेशन मेरे पास निकल के आया था वो निकल के आया था पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू कितना? 2s बाय आर। अच्छा, पी ए अगर ध्यान दो,
इस कॉलम के ऊपर ये रियल में तो क्यूब स्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता, तो रियल में इसके ऊपर जो प्रेशर है वो कौन सा है, एटमॉस्फेयर का। तो पी ए की जगह मैं पी एटीएम लिख दूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माइनस पी बी, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, पी बी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था, पी बी कितना आया था देखो, निकाला, अच्छा लिखा नहीं है क्या, देखो यहां पर मैंने पीबी की जगह कैलकुलेट किया था पीसी माइनस रोजीएच, लिख दूं यहां पर, पीसी माइनस रोजीएच इज इक्वल टू 2s अपॉन कैपिटल आर, नहीं लिख रहा मैं इस बार, कॉमन सेंस लगाओ, आर और आर के बीच में अगर मैं निकालता हूं तो बेस, सॉरी क्या कर दिया मैंने ये, अरे वाह 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 वाह, मेरी मिस्टेक है, रुक जाओ, देखो देखो छोटी सी गलती कर दी थी मैंने, ध्यान दो, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, बेटा ये वाला थीटा होगा ना यार, टोका ही नहीं किसी ने, टोकते ही नहीं, मान लेते जो कह दिया मान लेते तुरंत, ठीक है ठीक है, ये वाला थीटा होगा ना, चलो तो ये बताओ आर और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये बेस हो गया ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज टेन थीटा, है ना, अच्छा कॉस थीटा, तो क्या मैं अगर कैपिटल आर निकालना चाहूं तो स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा, यस और नो, रख दो वहां पर, तो वहां पर मैंने इसको चिपकाया, क्या आ गया, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत, अच्छा पीसी को अगर ध्यान से देखो तो पीसी भी पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, पीडी के बराबर था, देखो फिर से पीछे चल के देखते हैं, पीसी इक्वल टू पीडी, और पीडी एक्चुअली में क्या लग रहा है ऊपर, इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो लग रहा है, मैं यहाँ पर इक्वल इक्वल टू करके बोल भी देता हूँ क्या है, पी एटीएम, यहाँ पुट कर दे, चलो तो मतलब मैं पीसी की जगह क्या रख सकता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलो सॉल्व करते हैं, तो पी एटीएम माइनस, देखो ये माइनस का साइन हो जाएगा, पीसी की वैल्यू भी क्या है पी एटीएम, और ये हो जाएगा प्लस रो जी एच इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन आर, पी एटीएम से पी एटीएम गुजर गए, मुझे h निकालना था कि लिक्विड कॉलम कॉलम कितनी हाइट तक जाएगा, तो h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर, this is the direct relation for the height of capillary tube, height raise of liquid in capillary tube, और यही रीजन होता है चौक को आप पानी में डिप करते हो, पानी ऊपर रेज हो जाता है, क्यों होता है, उसका रीजन यही होता है क्योंकि उसके अंदर भी छोटे छोटे चौक कॉलम की वजह से कैपिलरीज बन जाती है, गैप होता है ना उनमें, उसमें भी यही रीजन होता है, सेम यही रीजन मिट्टी के अंदर होता है, अगर मिट्टी को हम दबा के रख दें तो बिल्कुल अंदर का लिक्विड सरफेस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्यों, कैपिलरी बन जाती है उसके अंदर भी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं, जैसे खेत की जुताई करना कहते हैं, प्लकिंग ऑफ क्या बोलते हैं उसको, फील्ड, ठीक है ना, प्लकिंग ही बोलते हैं ना, 10th में पढ़ा होगा, चार्ज ऑफ प्लकिंग, है ना, क्या बोलते हैं, फ्लोइंग, हाँ तो फ्लोइंग, ओके, प्लकिंग यानी तो तोड़ना होता है आई थिंक, हाँ प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स, हाँ अभी कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें और बता, लो छोड़ो, नींद आ रही है, हो गया, टॉपिक भी खत्म, चैप्टर भी खत्म, और क्या, दिख रहा है सबको, बता दिया जो बताना था, एंजॉय,
कैसे नहीं लगा आधा महीना? 12 क्लास में 1 महीना हो जाता पूरा। 10 क्लास हो गई। ठीक है, 10 क्लास हो चुके हैं। तो मैंने कहा ही था। बट क्या होता है बच्चों को, आप लोगों के कुछ बच्चे बता रहे थे कि हमको बताया जाता है कि बहुत टफ चैप्टर है। किसने बोला था मुझे? आप लोगों में से। सेकंड बुक बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, सेकंड बुक बहुत गंदी है, कोई बोल रहा था? सब ऐसा बताते हैं। अब बताओ, है गंदी बुक? रोटेशन पढ़ के आते हैं इसलिए बच्चे डर जाते हैं कि आगे समझ में आना बंद हो जाता है। मैंने यही बात बोली थी कि रोटेशन को दिमाग से निकाल के इसको पढ़ना। इससे नहीं, उतने खतरनाक नहीं बन सकते। 11th क्लास में 2 ही चैप्टर खतरनाक होते हैं, जिसमें से एक तो होता है रोटेशन। ठीक है, मैं 11th की बात कर रहा हूँ। मैं दूसरा चैप्टर बता दूं कौन सा, जिससे बहुत खतरनाक क्वेश्चंस भी आते हैं। इससे नहीं, रोटेशन चैप्टर भी डिफिकल्ट है, क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक आते हैं। दूसरा चैप्टर बताऊं? फिर तुम लोग पढ़ोगे नहीं। केटीजी। लेकिन उससे एक अच्छी चीज है, उससे क्वेश्चंस खतरनाक नहीं आते, उससे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे इजी से आएंगे। अरे अरिचित ने 2-4 मैसेज किए थे, मैंने एक भी नहीं पढ़ा उसका। क्या मैसेज किया था इसने? उसका नाम अरिचित ही है, इसमें हंसने वाली क्या बात? हाँ, मैं अरिचित बोलता हूँ। अच्छा, प्रीतिका ने कहा ग्रेविटेशन लोटस। अच्छा, लोटस एग्जांपल दिया होगा उसका। सर क्या क्या पढ़ना है एक बार वापस बता दो। ओके सर। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं किए हम लोगों ने, एक्सेस प्रेशर और कैपिलरी ट्यूब के न्यूमेरिकल ट्राई करके आओगे एक बार नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये बताओ, फ्राइडे को एज यूजुअल सबको पता ही है मैं छुट्टी पे हूँ। नहीं तो तुम लोगों की क्लास होगी। हाँ, तुम लोगों की क्लास होगी, मैथ्स केमिस्ट्री की। तो अच्छा, रुक जाओ। तो आप लोगों के पास मंडे तक का टाइम है क्वेश्चंस करने का। शीट तो मुझे पता है, पहले तो भूल जाओ, डायरेक्ट शीट करना। लेवल 1 ही कर रहे हो ना, लेवल 1 भी नहीं हो रहे? हाँ, नहीं हो जाएगी शीट, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं। पहले मैं तो बोलूंगा कि आप पीवाईक्यू खत्म करो। पीवाईक्यू अगर हो जाते हैं तो अगर हिम्मत है सिंगेज और पीवाईक्यू दोनों करने का, तो सही रिदम तो ये है कि पहले सिंगेज के सारे इलस्ट्रेशन खत्म करो, फिर आप पीवाईक्यूज पे जाओ। पहले इलस्ट्रेशन खत्म करना, ठीक है, फिर पीवाईक्यू पे जाओ, और फिर टाइम बचे तो इसके पीछे वाले क्वेश्चंस करना। ठीक है ना, पहले इलस्ट्रेशन खत्म करके पीवाईक्यू ट्राई करो। और सारे मतलब जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, जैसे कई चैप्टर हैं जिसमें मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं कवर किए, जैसे इलास्टिसिटी और ये सब। ठीक है, डन। फ्लूइड मैकेनिक्स और इलास्टिसिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इलास्टिसिटी को अगर अलग से दे दिया मैंने तो फेल हो जाओगे। हाँ, लेकिन फेल इसलिए हो गया, कैलकुलेशन करने में जोर आएगा, उसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन आएगी, पेपर ही सॉल्व नहीं होगा। हाँ, नहीं केटीजी को भी कोशिश करूंगा मैं जल्दी खत्म करने की, केटीजी को भी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। इस बार जैसे इजी, इस बार जैसा इजी नहीं।
अरे तो क्या हो गया? या फिर सेकंड टाइम जो पेपर दिया था वैसा इजी? सेकंड टाइम में जैसा पेपर दिया था मैंने, शायद वो एनएलएम वाला पेपर जो दिया था। किस में दिया था पेपर? मैंने एनएलएम में दिया था। सर्कुलर एनएलएम दिया था ना। अच्छा, अब एक चीज समझ आ रही है इस चैप्टर में मैंने क्या यूज किया है? हर जगह एक ही चैप्टर चल रहा है हर जगह, दैट इज एनएलएम। और मैंने इसलिए एनएलएम पढ़ते वक्त आपको बोला था कि एनएलएम बहुत जरूरी चैप्टर है। एक्चुअली में 11th में आपके रियल में 3 चैप्टर हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने 2 बोले थे, 2 बोले थे, तो जिसमें मेरे हाथ में 2 चैप्टर्स हैं। तीसरा वेव, ठीक है।